नमस्कार आप सब लोगों को। बहुत ही शानदार ये पॉडकास्ट रहा है। तमन्ना जी के साथ बहुत ही मज़ा आया और उम्मीद यही है कि आप सब लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये पॉडकास्ट जब आप देखेंगे। जितना स्नेह आपको एक खिलाड़ी के रूप में मिलता है उतना स्नेह आपको कमेंटेटर के रूप में कभी भी नहीं मिल सकता। रिसेंटली एक इंटरव्यू में देख रही थी गौतम गंभीर जी का। उन्होंने कमेंट्रेटर को लेकर कहा कि कई लोग ऐसे कमेंट्रेटर बन जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनका काम है मेरे को क्रिटिसाइज करना। नहीं, उनको वहीं तक रहने देते हैं, उनकी निजी राय है। हाँ। अब उनको ये लगता है कि किसी ने अगर उस तरह की बात की है तो उनके लिए सही नहीं है। विराट के साथ जो भी हुआ वो सही है। मैं भी सरप्राइज हो गया था। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि विराट कोहली टेस्ट से रिटायर करेंगे। मुझे लगता है कि उनके अंदर अभी भी 2-3 साल खेलने के एनर्जी लेवल्स थे। कई सारे प्लेयर्स के साथ बायसनेस होती है और खुद युवराज सिंह के पिता वो तो कई बार ये सब चीज़ें बोल चुके हैं। और अगर मैं बात करूं महेंद्र सिंह धोनी की तो उन पे तो बहुत ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं। युवराज ने तो काफ़ी साल खेला भी और बहुत ही शानदार उन्होंने प्रदर्शन भी दिया है। उनके पिताजी को ऐसा लगता है तो अलग बात है। उसके बारे में मैं क्या कह सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए भी आपको मोटी रकम चाहिए होती है, अप्रोच चाहिए होती है। हाँ, कई बार मुझे भी बातें सुनने को मिलती हैं कि स्टेट लेवल पे, खास करके इंडिया के लिए नहीं, स्टेट लेवल पर, जूनियर लेवल पर इस तरह की बातें होती हैं। MS धोनी के लिए बोला जाता है कि वो अपने लिए ज्यादा खेलते हैं, टीम के लिए कम खेलते हैं। दर्शकों को या फैंस को लगता है कि ये बहुत ही सेल्फिश है। वहां पर रन क्यों नहीं लिया, वहां पर सिंगल क्यों नहीं लिया, स्ट्राइक को रोटेट क्यों नहीं किया। ऐसे कौन से 2 प्लेयर्स हैं या फिर एक जो आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन मौके उनको मिल रहे हैं? जैसे सरफराज खान को अगर हम ले लें, मुझे लगता है उनको और मौका मिलना चाहिए। पर चयन करता हूँ कि सोच अलग है। अभिमन्यु ईश्वरन को के बारे में मुझे लगता है कि नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए। इतने सालों से वो खेलते आ रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, एक ऐसा इमोशन है जिससे कम से कम पूरा देश जुड़ा रहता है। जितनी भी कोशिश कर ले मैदान के बाहर आप जो भी कर ले, उससे बड़ा एक्सपीरियंस या फिर उससे ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं है कि किसी और के पास आने वाला है। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इस देश में क्रिकेट एक इमोशन है। सोचिए अगर क्रिकेट ना होता तो क्या होता। क्रिकेट ना होता तो संडे को रिमोट के पीछे लड़ाई ना होती, वो इमोशन ना होता कि एक बॉल में इतने रन बनाने हैं, कैसे बनेंगे। गली क्रिकेट ना होता, मोहल्ला क्रिकेट ना होता और एक दूसरे के साथ लड़ाई ना होती कि मैंने रन बनाए अब मैं तेरे छक्के छुड़ाऊंगा। ये सब ना क्रिकेट वहीं संभव है जहां पर पूरी दुनिया क्रिकेट को एक इमोशन की तरह समझती हो और क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा देती हो। हालांकि हर क्रिकेटर के साथ ये संभव नहीं होता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर क्रिकेट और क्रिकेटर्स दोनों ही ऐसे नायाब ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए कि जहां पर एक देश जो है ना वो एकजुट हो जाता है। और ऐसे ही नायाब ब्लेसिंग आज मेरे साथ बैठी हैं इंडियन क्रिकेट के वो दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने बहुत कुछ दिया है हमारी टीम को, और आज वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के अपनी कमेंट्री से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मेरे साथ है सबा करीम जी, जिनको आप सब जानते होंगे, विकेट कीपर रह चुके हैं, बैट्समैन रह चुके हैं, आजकल कमेंट्री बॉक्स में अपने जलवे बिखेर रहे हैं। अपनी शार्प वॉइस से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं जिनको सुनकर लगता है कि यार एक बॉल और देखना चाहिए, एक बार देख लें कि अगला क्रिकेटर जो है, अगला बैट्समैन जो है वो क्या करने वाला है। तो सबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि क्रिकेटर बतौर बैट्समैन, बतौर विकेट कीपर, बतौर GM, बतौर सिलेक्टर और अब कमेंट्री बॉक्स, सबसे अच्छा सफर कौन सा लग रहा है? ओह, सबसे अच्छा सफर तो क्रिकेटर का ही हो सकता है। हाँ। वो एक अनुभव है जिसको अगर आपने जी लिया है तो फिर मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। हाँ। क्योंकि जैसा कि आपने सही तरह से इंट्रोड्यूस किया कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, एक ऐसा इमोशन है जिससे कम से कम पूरा देश जुड़ा रहता है। और वहाँ पर अगर आपको खेलने का मौका मिल रहा है, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो एक तरह की वो ब्लेसिंग हो जाती है खिलाड़ी के लिए, जो मेरे साथ भी हुआ। और मेरे साथ
कई और खिलाड़ियों के साथ भी हुआ और होता जा रहा है। तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस, और आप जितनी भी कोशिश कर लें मैदान के बाहर, आप जो भी कर लें, उससे बड़ा एक्सपीरियंस या फिर उससे ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं है कि किसी और के पास आने वाला है। बिल्कुल, और हर प्रोफेशन के साथ कहा जाता है ना, जैसे मीडिया के लिए भी कहा जाता है कि मीडिया छोड़ दो लेकिन मीडिया अंदर से नहीं जाता है, वैसे क्रिकेट छोड़ दो लेकिन क्रिकेट अंदर से नहीं जाएगा। जी, और मुझे लगता है यही वजह है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद फिर आप सिलेक्टर्स बन जाते हैं, फिर आप कमेंट्री बॉक्स में जाते हैं, मतलब इसीलिए किसी ना मैंने किसी तरह कहा, जुड़ना है। हाँ सही कहा आपने तमन्ना, इसीलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोग तो मेरे ख्याल से भगवान के बहुत ही चूजन फ्यू हैं। हाँ। क्योंकि जिस खेल को बहुत ही मन से, बहुत ही इज्जत के साथ खेला, उसी में खेलने के बाद भी उसी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो एक तरह की ये ब्लेसिंग ही है ना। हाँ, बहुत कम passion, लोगों को इस तरह का अनुभव मिलता है कि जो आप एंजॉय कर रहे हैं खेलते समय, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं अलग अलग प्रोफेशन में ही। तो मेरे ख्याल में ये लेकिन बहुत क्रिकेट बड़ी को अंदर से समझना देन ज्यादा है। मुश्किल है या बाहर से समझना अब ज्यादा मुश्किल लग रहा है? कई बार ना गेम को जितना आप सरल तरीके से देखेंगे ना, तो ज़्यादा आपको मज़ा आता है और आप ज़्यादा जल्दी आप सीख लेते हैं। और कई बार अगर आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना, तो फिर ज़्यादा कठिन हो जाता है। जितनी आप सरलता के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे या उसको बयान करने की कोशिश करेंगे, उतना आसान होता है दर्शकों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी। तो मेरे ख्याल में हाँ, वहाँ पर एक बात है जिस पे कई बार हम लोग भी उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, या फिर खिलाड़ी भी उसको बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। उतने ज़्यादा सोच की ज़रूरत है नहीं। लेकिन एक दौर था सर, मतलब जिस दौर की मैं हूँ, मतलब जब आप खेलते थे, हमने तो आपको खेलते हुए देखा हुआ है, तो सर उस वक्त की कमेंट्री और अब की कमेंट्री में, खेल में भी फर्क हुआ है, कमेंट्री में भी फर्क हुआ है। अब आप देखिए, अब बड़ी कैजुअल लैंग्वेज में कमेंट्री होती है, कुछ भी बोल दिया जाता है, मीम्स भी बनते हैं, सोशल मीडिया पर आप फेमस हो जाते हैं, कोई आपकी चीज ऐसी क्लिक कर जाती है जो बार बार रिपीट होती है। ये या अच्छी, फिर क्रिटिसाइज किया जाता है, वो भी ठीक है। क्रिटिसाइज तो सर हाँ, आपके ही वो लोग भी कभी कभी मंजूर कर है। लेते हैं। उस पे भी आएंगे, लेकिन ये कैसा आपको लगता है कि यार ये फेम ज्यादा ज्यादा मिल रहा है, उस वक्त से ज्यादा फेम मिल रहा है? नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं है। नहीं है। तमन्ना, जितनी भी आप कोशिश कर लें एक ब्रॉडकास्ट है कमेंटेटर के रूप में, पर जितना स्नेह आपको एक खिलाड़ी के रूप में मिलता है, उतना स्नेह आपको कमेंटेटर के रूप में कभी भी नहीं मिल सकता। हाँ, इज्जत आपको मिलती है, आप सही बात बोलते हैं, अपनी बात को आप प्रकट करते हैं सही शब्दों में, तो फिर सराहना होती है। पर अंत में एक बार मैदान पे जाकर अगर आपने अपने देश के लिए परफॉर्म कर लिया, तो उतनी ज़्यादा खुशी, उतनी बड़ी खुशी या फिर उतना बड़ा अचीवमेंट आपको मैदान के बाहर कभी भी नहीं मिल पाता है। हाँ, पर जिस तरह से गेम इवॉल्व कर रहा है ना, उसी प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग भी इवॉल्व कर रही है, कमेंट्री भी इवॉल्व कर रही है, अलग अलग भाषाओं में अब कमेंट्री हो रही है। तो अब इसीलिए रीच जो है इस गेम की, जिसको हम लोग इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो बहुत जगह फैल गई है। और मुझे लगता है अच्छी बात भी है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिल अच्छी रहा बात है। हाँ, 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 जो सही पंजाबी कहा बोल कि रहा है वो हाँ, पंजाबी कई सारे, कमेंट्री कर रहा है, कितनी बहुत अच्छी सारी बात है। भाषाओं में अब कमेंट्री हाँ, हो रही है, बहुत 13-14 भाषाओं में अब हो रही है। भाषा में भी अलग अलग डायलेक्ट में कमेंट्री हो रही है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, कमेंट्री पे ही हम बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में देख रही थी गौतम गंभीर जी का, उन्होंने कमेंट्रेटर को लेकर कहा कि कई लोग ऐसे कमेंट्रेटर बन जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनका काम है मेरे को क्रिटिसाइज करना, मेरे पैसों को लेकर बोलना, 180 दिनों के लिए आते हैं, पैसा यहाँ कमाते हैं, टैक्स वहाँ पे करते हैं। अगर आपको पता है किसकी बात कर रहे थे, वो भी बता सकते हैं। नहीं, उनको वहीं तक रहने देते हैं, उनकी निजी राय है। अब उनको ये लगता है कि किसी ने अगर उस तरह की बात की है तो उनके लिए सही नहीं है। पर मेरे ख्याल में अंत में जो कमेंटेटर्स कमेंट्री करते वक्त जो बात करते हैं ना, वो जो उनको लगता है, उनके सामने जिस तरह से पिक्चर्स आती हैं उसको देखकर ही वो बात करते हैं। और अलग अलग राय है। मुझे लगता है कि हम ऐसे भी एक फ्री कंट्री में रह रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि सबकी ओपिनियन की इजाज़त है, सबको बोलने की इजाज़त है। और जितना ज़्यादा हम लोग हमारे अंदर टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाएगा, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि अंत में हम सब तो देशवासी हैं ना, हम सब लोग एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। उसमें अगर थोड़ी बहुत बात इधर से उधर हो भी जाती है, पर अगर हम अपने अंदर में ज़्यादा टॉलरेंस बढ़ाएंगे, तो फिर हम उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको सही लगे गलत लगे वो अलग बात है, पर दूसरों को अपनी बात प्रकट करने की भी तो इजाज़त है, वो भी तो फ्रीडम है। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं एक छवि बनती है बायसनेस की, एक छवि बनती है कि गुटबाजी चल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, जो कि मुझे लगता है खेल में नहीं होनी चाहिए। और बीसीसीआई को लेकर तो ये
कई बार सुनने में आया है कि बीसीसीआई फेवरेटिज्म करती है कुछ क्रिकेटर्स। नहीं तमन्ना, ऐसी बात नहीं है। बीसीसीआई तो फेवरेटिज्म कर ही नहीं सकती है ना। अंत में जो चयन होता है वो तो चयन करते हैं, सिलेक्टर्स करते चाहे वो हैं। स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो। वो तो अलग अलग फेजेस आते हैं जहाँ पे दर्शकों को ये लगता है या फिर मीडिया को ये लगता है या खिलाड़ी को भी लगता होगा। अगर आप 10 खिलाड़ी से पूछेंगे, उनको लगता होगा नहीं मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था मौका, उसको उतना नहीं मिला है। पर ये बहुत ही सब्जेक्टिव है कि जो जहाँ से बैठा है उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ जो हुआ है वो सही नहीं है। दूसरी जगह पर अगर आप चले जाएं, किसी और खिलाड़ी से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं उनके साथ तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, विराट के साथ जो भी हुआ वो सही है? ये रिटायरमेंट तो खुद उनका निर्णय है। उन्होंने रिटायरमेंट की जो घोषणा की है, पर मैं भी सरप्राइज हो गया था। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि विराट कोहली टेस्ट से रिटायर करेंगे। मुझे लगता है कि उनके अंदर अभी भी 2-3 साल खेलने के एनर्जी लेवल्स थे, वो इंटेंसिटी थी, पर अंत में उनका सर ये personal उनका call है ये। डिसीजन था? क्योंकि ज्यादातर बातें तो यही चल रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि आने वाले 2 साल खेलेंगे, आपको लगता था। खबरें तो ये चल रही हैं कि 2 साल खेलने का उनका भी मन था। अच्छा। लेकिन शायद उनको भी निर्देश दिए गए कि अब आप नहीं अब देखिए, मैं 4 साल तक मैं सिलेक्टर था, 2012 से 2016 तक। हाँ। हमारे सिलेक्टर बनने के पहले राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण ने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली थी। तब भी बीसीसीआई ने कभी नहीं कहा कि बीसीसीआई एक संस्था है, वो कभी भी नहीं कह सकती है कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए अभी। वो अंत में एक निजी फैसला रहता है और हमेशा रहेगा। कई बार ये होता है कि क्रिकेटर्स को मैंने ये सुना है ये कहते हुए कि अरे सिलेक्टर अगर मुझे बोलते तो फिर मैं रिटायरमेंट ले लेता। सिलेक्टर्स भी ये नहीं कह सकते हैं ना कि अब आपका वक्त आ गया रिटायरमेंट कर लेने का। वो तो मेरा पर्सनल मामला है। सिलेक्टर्स का काम है प्लेयर को पिक करना या फिर प्लेयर को ड्रॉप करना, है ना। उनका ये काम नहीं है किसी खिलाड़ी के पास जाकर ये कहना कि नहीं आपका समय आ रहा है आप रिटायरमेंट ले लीजिए। नहीं, खिलाड़ी जो ड्रॉप होता है उसके पास तो फिर से मौका है वापस आने का। अगर आप अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो फिर आप फिर से आप वापस आ सकते हैं टीम में। इसीलिए बार बार ये बात मैंने कई बार दोहराई है कि रिटायरमेंट का जो फैसला है ना, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर ही निर्भर करता है। सर लेकिन अभी मैंने रिसेंट इंटरव्यू किया था एक सीनियर जर्नलिस्ट का, उनके साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने ये बिल्कुल पुख्ता तरीके से बताया था कि उनको निर्देश दिए गए थे कि आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी नहीं रही है, तो आप खुद ही हम लोग आपको निकालें, इससे बेटर है कि आप खुद ही रिटायरमेंट ले लें। और उन्होंने पूरा समझाया भी कि अभी पिछले मैचेस में जब बैक टू बैक आपने सीरीज जीती रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, तब उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। विराट कोहली ने भी 1-2 जगह कहा मैं नहीं जाने वाला। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से रिटायरमेंट ले ली? इसीलिए मुझे लगता है ना कि वो तो पर्सनल डिसीजन है ना तमन्ना। हम जितनी भी बात को टटोल लें या फिर जितनी गंभीरता से देखें, अंत में सिलेक्टर्स का काम है पिक करना और ड्रॉप करना। उनका ये काम कभी भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी 4 साल वहाँ पर मैंने काम किया है। कभी भी हम लोगों ने किसी भी खिलाड़ी से बातचीत ये नहीं की नहीं आपको वक्त आ रहा है आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम कौन होते हैं ये कहने वाले? सिलेक्टर्स कौन होते हैं ये कहने वाले? आपका काम है पिक करना या फिर ड्रॉप करना, वो आप कर लीजिए। फिर इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर निर्भर करता है ना कि वो वापसी कर सकता है कि नहीं। अब करुण नायर ने वापसी की है ना इंडिया ए में इतने सालों के बाद। उस प्रकार से कई ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने वापसी की है टीम में। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया था, उसके बाद उन्होंने वापसी की है। करुण नायर ने आप सौरव गांगुली ने वापसी नहीं की थी, वो कप्तान थे, उनको टीम से बाहर कर दिया गया था, फिर से उनकी वापसी हुई थी टीम में। और युवराज सिंह? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, सबके पास मौका है ना वापसी करने का, तो सबके पास मौका है। वो तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वापसी करने के लिए। ठीक है, वो ये चीज़ गौतम गंभीर जी ने भी अपने इंटरव्यू में कही, जिस इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रही हूँ। वो खुद भी ये कह रहे थे कि मतलब पहले तो आपको कोच और सिलेक्टर में वो करना चाहिए, फ़र्क करना चाहिए। सही बात कही उन्होंने, है ना। सिलेक्टर का काम होता है सिलेक्ट करना, और कोच का काम होता है कि उस सिलेक्शन को आपको अच्छे से ग्रो करना। ठीक है, लेकिन सर जिस तरह से अभी मैंने युवराज सिंह का नाम लिया, ये आरोप तो लगातार लगते आए हैं कि कई सारे प्लेयर्स के साथ बायसनेस होती है, और खुद युवराज सिंह के पिता वो तो कई बार ये सब चीज़ें बोल चुके हैं। और अगर मैं बात करूं महेंद्र सिंह धोनी की, तो उन पे तो बहुत ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं। अब देखिए, अब लोगों का कहना है, अब उनकी सोच अलग है, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा। जिसको ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि बड़ा ही युवराज सिंह डिजर्विंग प्लेयर है सर। पर युवराज ने तो काफ़ी साल खेला भी और बहुत ही शानदार उन्होंने प्रदर्शन भी दिया है। अब उनके पिताजी को ऐसा लगता है तो अलग बात है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं
उस समय भी मैं चयन करता था जब युवराज सिंह टीम में थे, टीम से बाहर हुए, फिर से उनकी वापसी हुई थी T20 विश्व कप में। और कई सारे टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, T20 में कई सारे मैचेस खेले हैं, वनडे क्रिकेट भी बहुत बहुत साल खेला है और देश का नाम उन्होंने बहुत बार रोशन किया बिल्कुल। है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अलग अलग लोगों की सोच है उस पर, तो अब क्या किया जाए। और सर आपको अपने लिए कभी लगा कि आप भी और ज़्यादा खेल सकते थे? नहीं, मैं खेल सकता था पर मुझे चोट लग गई तो मैं कैसे खेल चोट सकता लग था। गई। तो उसके बाद तो मैंने, अब यही मैंने कहा ना कि मैं भी चाहता तो मैं खेल सकता था ना, पर मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं रिटायर करना मेरे लिए उचित होगा, क्योंकि मेरी आँख की रोशनी चली गई थी। अगर आँख की रोशनी नहीं जाती तो फिर निर्भर करता कि मैं किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ भारतीय टीम के लिए या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, तभी तो मैं और आगे खेल सकता था। पर चूंकि मेरी आँख की रोशनी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैंने वो डिसाइड किया। इसीलिए मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि रिटायरमेंट की जो घोषणा होती है ना, रिटायरमेंट का जो डिसीजन होता है वो इंडिविजुअल होता है, चाहे वो विराट के साथ हो, रोहित शर्मा के साथ हो, सचिन तेंदुलकर के साथ हो, राहुल द्रविड़ के साथ हो, वीवीएस लक्ष्मण के साथ हो, अनिल कुंबले के साथ हो। इतने बड़े बड़े दिग्गज जो जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है वो सब उनका ही अच्छा, कॉल चोट है। की थोड़ी सी कहानी बताइएगा। बहुत साल पुरानी की बात है, अब ये 2000 में चोट लगी थी। Short हाँ, तो अब राइट आई में मुझे चोट लगी थी। उसके बाद कुछ दिन, कुछ महीने मैंने मेहनत की, रोशनी मुझे ऐसा लग रहा था कि वापस आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक टेस्ट मैच भी खेला, पर जब मैं टेस्ट मैच खेल रहा था तभी मुझे लगा कि अब यहाँ से मेरी रोशनी, आँख की जो रोशनी है वो और अच्छी नहीं होने वाली है। और मुझे लगा कि मैं 2-3 महीना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि आँख की रोशनी मेरी इम्प्रूव हो रही है तब मैं वापस आ सकता हूँ खेलने के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। वो लगातार वो जो विजन है वो ख़राब होता गया इसीलिए ये डिसीजन ऐसा मैंने आई लिया। थिंक प्रवीण कुमार के साथ भी हुआ था। नहीं, प्रवीण के साथ नहीं हुआ था, ये मार्क बाउचर के साथ हुआ है, वो जो साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर हैं, और एक दो इंग्लिश प्लेयर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो आपको उस समय सारे मतलब हर तरफ से कॉपरेशन मिला था? हाँ हाँ, पूरी तरह से जितना होना चाहिए था। वो ज़माना अलग था। हाँ, वही कह रही हूँ। अब तो बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा काम किया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बन गया है। कई सारे प्लेयर्स हैं, करीब 25-30 प्लेयर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंडर आते हैं। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। जितनी जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए तो उस प्रकार से मिली। और मैं उस वक्त टाटा स्टील के लिए काम करता था, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अच्छा, आपको किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक है, मैंने सुना है आपके पास 200 से ज़्यादा। हाँ, बस वही ज़िंदगी उसी में कट जाती है। तो किताबें मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर कोई? नहीं, स्पोर्ट्स से बहुत कम। ज़्यादातर लिटरेचर की किताबें, इतिहास की किताबें, फिक्शन लिटरेचर की किताबें, अंग्रेज़ी में भी, हिंदी में भी। तो रुचि है उसमें बहुत ज़्यादा। मतलब जब फ्री होते हैं तो किताब भी पढ़ते हैं? हाँ, फ्री तो होता ही हूँ, फुर्सत तो मिल जाती है कमेंट्री के बाद, तो फिर समय बिता लेता हूँ उसी में। फिर वहां से कुछ कुछ वर्ड्स चुरा के आप कमेंट्री में डालते हैं? वर्ड्स तो नहीं, पर हाँ, वोकैबुलरी बढ़ जाती है Vocabulary किताब बढ़ पढ़ने जाती से। है, exactly. सोच बदल जाती है। ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है उसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन तो नहीं, वो अलग अलग एक पर्सपेक्टिव प्रदान करता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, आपकी कमेंट्री और सिद्धू पाजी की कमेंट्री एकदम अलग है। तो बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत ज़्यादा अलग है। अच्छी बात है। उनकी अलग रुचि है, उनका लहजा अलग है, उनकी सोच अलग है, और उन्होंने अपनी पहचान अलग तरह से बनाई है। अलग तरह से बनाई है, बिल्कुल। होनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गाने सुनना पसंद है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। कैसे, किस तरह के गाने, मतलब रैप सॉन्ग, हनी सिंह, यो-यो? नहीं यार। तो किस तरह के? वो बस 70s 80s 60s वाले गाने पसंद ज़्यादा है। किशोर पर आजकल कुमार? के भी जो नए वाले जो सिंगर्स हैं, चाहे अरिजीत सिंह हो गए, के इन सब के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप पटना से बिलोंग करते हैं ना? हाँ, मेरी पैदाइश पटना की है। आजकल एक नए क्रिकेटर आए हैं, वैभव सूर्यवंशी। बहुत शानदार खेल रहे हैं, छोटी उम्र में कारनामे करके दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि क्षेत्रवाद का भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है? अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भी इस बाबत कुछ सोचना चाहिए। अब वो ज़माना गुजर गया है। करीब 15-20 साल पहले एक वक्त था जहाँ पर इमर्जिंग टाउन्स के बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता था। पर मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s अर्ली 90s की। पर अब बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आ गई है सिलेक्शन में। तो अब खिलाड़ी कहीं का भी हो, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और जब से IPL शुरू हुआ है 2008 से, वहाँ पे तो और भी प्लेटफॉर्म खुल सा गया है। अब बहुत ज़्यादा मौका मिलता है
इमर्जिंग टाउन्स के बच्चों को भी खेलने का, चाहे वो मेन में हो या फिर विमेन में ही क्यों ना हो। और इसी वजह से तो हम इसको देख रहे हैं, इस लड़के को भी ना, नहीं तो कहाँ से मिल पाता। वैभव सूर्यवंशी, एक 14 साल का बच्चा, उसको पहले चयनकर्ताओं ने बिहार में चयन किया, फिर उसके बाद अंडर-19 इंडिया में उसको खेलने का मौका मिला, वहाँ पर उसने परफॉर्म किया, उसके बाद ही तो आईपीएल स्काउट्स की नज़र उसके ऊपर पड़ी। अच्छा, ये आईपीएल स्काउट्स की नज़र पड़ी, ये अलग चीज़ है सर, लेकिन अब मैं सुनी सुनाई बातों पे बात करूंगी सर। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो मैंने सुना है कि क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए भी आपको मोटी रकम चाहिए होती है, अप्रोच चाहिए होती है। क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए हाँ। सबसे मोटी रकम ना वो जेब में नहीं है, सबसे मोटी रकम दिल में होनी चाहिए। सर वो तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके में टैलेंट नहीं है ना, जितनी भी मोटी रकम रख ले कोई फायदा नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए तो कुछ चाहिए होता होगा। फिर से अलग अलग जगह की बात अलग है, पर मुझे लगता है कि अभी भी अब हमारी टीम इतना अच्छा क्यों कर रही है। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट। अगर हमारी टीम इसलिए अच्छा कर रही है ना क्योंकि सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो। हाँ, कई बार मुझे भी बातें सुनने को मिलती हैं कि स्टेट लेवल पे खास करके, इंडिया के लिए नहीं, स्टेट लेवल पर, जूनियर लेवल पर इस तरह की बातें होती हैं। अब वो काम तो वहाँ के ऑफिस बेयरर्स का है जो स्टेट एसोसिएशन चला रहे हैं, कि आप उस प्रकार के चयनकर्ताओं को रखें जो ऑनेस्टी के साथ काम करें। और अगर ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टैलेंटेड क्रिकेटर्स को ऊपर बढ़ने में। बिल्कुल। और अगर मैं अब फिर से विराट पे और रोहित शर्मा पे जाऊं, तो विराटियंस और रोहितियंस जो फैन हैं उनके, बड़ा दर्द है उनके दिल में कि फेयरवेल नहीं दी गई सर। तो क्योंकि हमने सचिन तेंदुलकर की फेयरवेल देखी थी 2011 के वर्ल्ड कप में, जब उनको कंधे पे बिठाया था, अभी भी याद है। तो इनकी फेयरवेल, मतलब अब फेयरवेल का ज़माना चला गया है। ज़माना चला नहीं गया है। अगर आप फेयरवेल चाहते हैं तो फिर आपको पहले से इन्फॉर्म करना होगा ना। अब ये प्रैक्टिकल रीज़न है, अब इसीलिए मैंने कई सारे क्रिकेटर्स का उदाहरण दिया है। अब राहुल द्रविड़ ने भी अनाउंस कर दिया था, उनका भी फेयरवेल नहीं हो पाया। वीवीएस लक्ष्मण ने भी अनाउंस कर दिया, उन्होंने भी इंतज़ार किया नहीं कि मुझे भी फेयरवेल दिया जाए। और ये मेरी पर्सनल राय है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ फेयरवेल के। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि अब अगर आप ये प्रथा हम शुरू कर देंगे ना, तो उसको आप कहाँ पे अंत करेंगे। कैसे खिलाड़ियों को फेयरवेल मिलना चाहिए, किस तरह के प्लेयर्स को फेयरवेल मिलना चाहिए? जिन्होंने 75 टेस्ट मैच खेला है, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेला है, जिन्होंने 150 वनडे खेला है। अब तो वो बहुत ही वो दिक्कत वाली बात हो जाती है बीसीसीआई के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब तक कि आप इन्फॉर्म करेंगे नहीं कि भाई ये मेरी अंतिम सीरीज़ है, तभी तो बीसीसीआई उस तरह से इंतज़ाम कर सकता है फेयरवेल का। तो फिर कैसे आप किस तरह से फेयरवेल देंगे? आप विराट को कहेंगे नहीं आप एक मैच और खेल लीजिए फेयरवेल के लिए, ये तो फिर उचित नहीं होगा ना। फिर आप जो टीम बना रहा है, जो चयनकर्ता जो टीम बना रहे हैं, उनके लिए भी सही नहीं है कि प्लेयर ने आप घोषणा कर दी है, फिर घोषणा करने वाले आपको कह रहे हैं उसको आप एक टेस्ट मैच खेलने दीजिए। ये तभी पॉसिबल है जब प्लेयर पहले इन्फॉर्म कर दे बीसीसीआई को, सेलेक्टर्स को, कि आपने मुझे चुन लिया है पर ये मेरी आखिरी टेस्ट मैच है, या फिर ये मेरा जो है ये आखिरी सीरीज़ है। तब उस तरह से आदमी फेयरवेल दे सकता है। बिल्कुल सर। अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें था कि विराट कोहली ने रवि शास्त्री जी को एक हफ्ता पहले बता दिया था कि मैं बहुत मेंटल प्रेशर झेल रहा हूँ और मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। उसके बाद रवि शास्त्री जी ने उनको सजेस्ट किया कि अगर ऐसा है तो तुम रिटायरमेंट ले लो। तो अगर ये बात सच है तो सर कैसा मेंटल प्रेशर, क्या, क्योंकि स्टार क्रिकेटर तो हैं ही, और क्रिटिसिज्म भी मुझे लगता है कि अगर उनको प्यार देने वाले बहुत लोग हैं तो क्रिटिसिज्म भी उनको बहुत झेलना पड़ता है। अगर वो किसी एक मैच में परफॉर्म नहीं करते हैं तो पूरी कुंडली उनकी आ जाती है कि भैया इस मैच में नहीं। फिर उसके बाद सबसे गंदा पार्ट जो मुझे व्यूअर्स का लगता है या मीडिया का लगता है, वो अनुष्का को लेके कि अनुष्का स्टेडियम है, ये सब बड़ा है तो इंसान ही ना एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे लगता है कि ये जो मेंटल प्रेशर की उन्होंने बात की, अगर ये सच है, अगर रवि शास्त्री के साथ उन्होंने बात की और बोला कि मेरे को मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है, किस तरह का मेंटल प्रेशर होता है? वो सबसे बड़ा जो दबाव रहता है वो तो परफॉर्म करने का रहता है ना, कि हर बार उसी लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर डे इन डे आउट परफॉर्म करना, ये बहुत कुछ आपसे निकाल के ले जाता है, आपको ड्रेन कर देता है ये। और एक समय ऐसा आता है कि इस दबाव के कारण जो निरंतरता जो है दबाव में, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का जो दबाव रहता है, इतने मिलियंस ऑफ फैंस हैं आपके, आप एक लेजेंड है, वो कई बार आपको परेशान कर देता है। और कई बार, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वहाँ से निकलने में आपको दिक्कत होती है। तभी प्लेयर ये सोचने लगता है कि अब बहुत हो गया, अब जितना मुझे देना था अपने देश के लिए
वो मैं दे चुका हूँ क्रिकेट के मैदान पर। अब इससे ज़्यादा मेरे अंदर उतनी ताकत है नहीं, मेरे अंदर उतनी ऊर्जा है नहीं कि मैं अब दे पाऊँ। और जो मैंने बेंचमार्क सेट किया है उससे नीचे मैं आके परफॉर्म करना नहीं चाहता हूँ। सबसे बड़ा दबाव यही है, और ये मानसिक रूप से आपको आपके फोकस से हटा देता है। और ऐसा खिलाड़ी जो इतने सालों से खेलता आ रहा है, एक लेवल पर परफॉर्म करता आ रहा है, उसको अब लगने लगता है कि अब यहाँ से मैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे तो विराट बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड लगते हैं। लगते अलग बात है ना, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, पर टेस्ट क्रिकेट अब बहुत एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत डिमांडिंग है ये फॉर्मेट। उसके लिए आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है। 5 दिन का टेस्ट मैच है, उसे 1 या 2 दिन पहले आपको तैयारी शुरू करनी होती है, और हमेशा आपको सेशन वाइज प्लान करना होता है। और विराट की जो एनर्जी लेवल्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर रही, उतना ज़्यादा एनर्जी तो मैंने किसी और खिलाड़ी की, क्रिकेटर की मैदान पे कभी भी नहीं देखी है। तो उस वजह से भी दबाव जो है बढ़ता जाता है। और फिर एक स्पेस आता है, एक समय आता है, आपको ये लगता है कि आप ज़्यादा समय गुजारना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, इन सब प्रेशर से हट के। तो उसके पीछे बहुत सारे बिल्कुल इनिशियली विराट कोहली ये इंटरव्यू में पहले ये तो एक ऐसा फॉर्मेट था जो उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा फॉर्मेट था। हाँ। मुझे ये भी लगता है ना तमन्ना कि अंत में हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी भी प्लेयर के डिसीजन की। जिस तरह से हम एक कॉमन मैन के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से एक क्रिकेटर के डिसीजन को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन वही सर, अगर चढ़ाते हैं तो फिर गिराने वाली भी जनता होती है, चढ़ाने वाली भी जनता होती है। वो तो है, इन सब के बारे में तो ऐसे खिलाड़ियों को भली भांति मालूम है। इतना लंबा समय अगर आपने खेला है, इतना लंबा करियर आपका रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है ना, और ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, और एक इंटरव्यू में अनुष्का खुद भी कह चुकी है, ना विराट को और ना ही अनुष्का को, कहती है कि अगर मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो मैं उसको यहाँ नहीं बिठाती। अगर विराट अगर कोई मैच हार जाए तो अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये श्योर करते हैं, बट हाँ उस चीज़ को लेकर नहीं बैठते। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं तो होता ही है कॉर्नर ऑफ द माइंड, क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेयर हैं और आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है, प्यार भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगता होगा, हो तो इंसान ही। इसीलिए इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए ना एक अलग प्रकार की कला की ज़रूरत होती है। आसान होता नहीं है, क्योंकि आपके अंतर्राष्ट्रीय करियर में ना आपको फेलियर ज़्यादा देखने होते हैं, सक्सेस आपको बहुत कम मिलता है। और जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, पर आपको वो फेलियर से निकल कर फिर से परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ा काम रहता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में लगती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कई बार, डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। अब वापस आता आपको लगता है क्या आपने गलती कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई होप कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। फिर आप उन गलतियों को काम करते हैं। आपकी कोशिश यही होती है ना कि जो आपने गलती की है वो आप फिर से ना दोहराएं, और अगर दोहराएं भी तो उसका लंबे समय के बाद आप दोहराएं। और खिलाड़ी सबसे बड़ा वही है, जो गलतियां तो करना ही है, आप तो ह्यूमन है, ह्यूमन एरर तो हो गई ना। उस गलतियों को आप जितना लंबा लेकर जाएंगे, वो अंतराल को जितना लंबा करेंगे, तभी तो आपके इस इंटरवल में ना सक्सेस आपको मिलेगा। अच्छा, आपके साथ तो कोई विवाद भी नहीं जुड़ा, कभी नहीं सुना कोई उतना खेला नहीं था इसीलिए। नहीं, मुझे लगता है, और आप काम एंड कंपोज भी हैं, ज्यादा बात नहीं करते, टू द पॉइंट। अभी इंटरव्यू भी मैं ले रही हूँ, आप जितनी बात बतानी उतनी बता रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी है। लेकिन पर अब तो प्रेशर भी बढ़ गए हैं ना, ये तो आजकल तो इंस्टेंट वैलिडेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे समय में तो मीडिया इतना सक्रिय नहीं था। सक्रिय था, पर इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं थे अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। अब तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, तो दबाव इस वजह से ही बढ़ता रहता है। और आजकल के खिलाड़ियों को, जो मॉडर्न क्रिकेटर्स हैं, उनको कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस समय ऐसी बात नहीं कि पब्लिसिटी नहीं थी, ऐसी बात नहीं कि पॉपुलैरिटी नहीं थी, पर सोशल मीडिया चूँकि इतना ज़्यादा एक्टिव था नहीं, तो जो प्रेशर्स हैं, जो अब खिलाड़ी आजकल के हर दिन देखते हैं अपने टैबलेट पे या फिर फ़ोन पे, उस तरह का दबाव आदमी एक्सपीरियंस नहीं करता था। और हर तरह की रील भी बन रही है ना सर, उसमें कैप्शन कुछ दे देते हैं। उसमें तो आप लोग भी बना रहे हैं ना रील। नहीं, मैं थोड़ी ठीक बना लेती हूँ सर। ट्रू। तो अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये, हम लोग पहले दौर की बात कर रहे हैं और इस दौर की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई क्रिकेटर आपको उस दौर का लगता है जो आपको लगता है कि आज के इस दौर में बिल्कुल फिट बैठता है, एनर्जी वाइज या फिर खेल के वाइज, उस तरह से बिल्कुल फिट बैठता है? बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सौरव गांगुली, टेलर मेड, वो इतना एग्रेशन था उनके अंदर फील्ड में भी, एज अ कैप्टन। वो अभी भी इसीलिए तो इतने सारे ब्रांड्स कर रहे हैं वो, है ना।
सचिन को तो हम लोगों ने देखा ही है, उनको तो आप ना भी कुछ करें तब भी उनका नाम इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आज के ज़माने में भी वही होता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं। ब्रांड की आपने बात की, ये ब्रांड वैल्यू एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है क्रिकेटर के लिए। तो ये ब्रांड वैल्यू का कमाल ज्यादा है, या आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ब्रांड वैल्यू भी बहुत मैटर करने लग पड़ी है क्रिकेटर्स के लिए भी, सिलेक्टर्स के लिए भी? और फिर से उसी से जोड़ूंगी, विराट कोहली का जाना भी ब्रांड वैल्यू को बहुत कम कर देगा। हाँ, कुछ हद तक नहीं सर, बहुत हद तक। हाँ नहीं, मतलब वो तो फिर उनकी टीम बताएगी ना, उनके जो जिनके साथ वो काम करते हैं वो डिसाइड करेंगे ना। तो देखिए, उनका वैल्यू तो ऐसी बात नहीं है ना कि अचानक बढ़ा है। वो वैल्यू बढ़ा इस वजह से क्योंकि उन्होंने उस तरह से परफॉर्म किया है, चाहे वो विराट कोहली हो या फिर MS हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो या रोहित शर्मा क्यों ना हो। तो ये यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, जो खेल रहे हैं इस समय, उनके लिए सबसे बड़ा एडवाइस तो यही होगा ना कि जब तक अगर आप अपने खेल पर काम नहीं करेंगे, आपका वैल्यू बढ़ ही नहीं सकता है। आप जितने भी आपकी PR टीम काम कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अंत में खेल ही है जो आपको आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। इसीलिए आपको फोकस जो है आपको खेल के ऊपर होना चाहिए, और सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। अगर आपका फोकस खेल से हट गया तो फिर उस ब्रांड का क्या फ़ायदा। अच्छा, MS धोनी की आपने बात की। MS धोनी, मैं सारी चीजें आज ही पूछ लेती हूँ आपसे सारे। MS धोनी के लिए बोला जाता है कि वो अपने लिए ज्यादा खेलते हैं, टीम के लिए कम खेलते हैं। और इस दौरान 1-2 मैचेस में तो मैंने भी देखा IPL के, ऐसा सच में है? थोड़ा कैजुअल अप्रोच हो गई है उनकी? नहीं, कैजुअल नहीं है। अलग अलग फेजेस में करियर रहा है ना MS का। आज के ज़माने में हमें ये लगता है कि वो और कुछ कर सकते थे, पर वो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि अब उनके फिटनेस जो लेवल्स है वो इजाज़त देता नहीं है। जब वो कप्तान थे, जब वो खिलाड़ी थे, बहुत ही सेल्फलेस क्रिकेटर थे। कोई भी कई बार ऐसा भी होता है ना कि एज अ बैटर आपको ये लगता है कि यहाँ से मैं मैच जिता सकता हूँ, आप अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। और कई बार आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो दर्शकों को या फैंस को लगता है कि ये बहुत ही सेल्फिश है, वहाँ पर रन क्यों नहीं लिया, वहाँ पर सिंगल क्यों नहीं लिया, स्ट्राइक को रोटेट क्यों नहीं किया। क्योंकि वो खिलाड़ी को लगता है कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैच जिता सकता है, पर वो कई बार नहीं हो पाता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं यहाँ से मैच जिता दूंगा, क्योंकि इसके पहले आपने मैच जिताए हैं। और ये हर एक खिलाड़ी के साथ हुआ है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो। एक खिलाड़ी जब जाता है मैदान में, वो मैच जिताने के लिए जाता है ना। विराट कोहली को भी ये लगता है, रोहित शर्मा को भी ये लगता है, जो आजकल के खिलाड़ी है, ऋषभ पंत को भी ये लगता है, शुभमन गिल को भी ये लगता है कि नहीं, वो मैच जिता देगा। तो कई बार उस पोजीशन में आके, उस फेज में आके वो खिलाड़ी जो है वो ये सोचता है कि यहाँ से मैं मैच जिता सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्ट्राइक लेना चाहिए। पर वो हो नहीं पाता है। कई बार कंडीशंस अलग हो जाते हैं, कई बार गेंदें अच्छी पड़ जाती हैं, बॉलर अच्छा बॉल डाल देता है। तो कई सारे अलग से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो काम करने के बारे में आप सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि खिलाड़ी जो है वो सेल्फिश डिसीजन ले रहा है। इसका ये मतलब है कि वो टीम के हित में ले रहा है। ये अलग बात है कि वो निर्णय तो सभी सही होते हैं ना, उस पर काम करना वही तो गलत हो गया ना सर। वो नहीं, अगर आपने काम कर लिया तो वो सही हो जाएगा, अगर आपने काम नहीं कर पाए ठीक से तो वो निर्णय गलत है। पर वो काम ठीक प्रकार से हुआ नहीं। इसका ये मतलब नहीं है ना कि जो आपने डिसीजन लिया है वो गलत है। चाहे टॉस के समय कितना बार कप्तान लेता है ना कि नहीं, हम बैटिंग करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि टॉस जो निर्णय लिया है वो गलत है। निर्णय तो सही है, पर अंत में काम करना वो तो बैटर्स का काम है ना। अच्छा, आपने कभी एज ए सिलेक्टर ऐसा निर्णय लिया है जिस पर आपको बाद में बहुत प्राउड हुआ हो, या फिर आपको लगा हो कि यार ये लड़का सिलेक्ट कर लेना था, ये हुआ है। किसी का नाम लेना चाहेंगे? क्योंकि उसमें तो नहीं, कई बार ऐसे प्लेयर्स आए हैं, आपको लगता था नहीं यहाँ पे हम इसको पिक कर सकते थे, या फिर हमें इसको नहीं पिक करना चाहिए। लेकिन नाम लेने का कोई फायदा है नहीं यहाँ पे। नहीं, कई बार ऐसे सिलेक्शंस हुए हैं जिसको करने के बाद आपको खुशी मिली है। जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए, शिखर धवन हो गए, रोहित शर्मा का ओपन करवाना। अच्छा, हाँ, कई सारे डिसीजन है। विराट कोहली को कप्तान बनाना एक नेचुरल वो प्रोग्रेशन था MS धोनी के बाद। तो उस तरह के कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। रविंद्र जडेजा की वापसी होना टेस्ट क्रिकेट में, और 1-2 निर्णय ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर आपको लगता था कि नहीं, यहाँ पर इस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था। मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने लेफ्ट आर्म स्पिनर पवन नेगी को लिया था। हालांकि अक्षर पटेल उस समय अच्छा कर रहे थे, उनके जगह पर हम लोगों ने लिया था, पर वजह अलग थी। हमें एक ऐसा बैटर चाहिए, एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो उस समय हमें ही ऐसा लग रहा था कि वो अच्छी बैटिंग कर सकता है, और उस लिहाज से कंपैरेटिवली हम लोगों ने वो सोच लिया था। पर वो प्रोग्रेस को देखकर
करियर के प्रोग्रेस को देखकर अब ऐसा लगता है कि नहीं, वो एक स्लिप हो गई थी। पर ये होती रहती है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने सिलेक्ट किया हो और मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको निगलेक्ट किया हो या फिर उसको मना कर दिया हो? नहीं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो डिसीजन लेते हैं वो सब मिल के ही लेते हैं ना। 5 सिलेक्टर्स होते हैं, वो निर्णय बट लेते हैं, फिर भी आपको और कोई उसमें डिस्कशंस होते हैं। कोई पर्सनल चॉइस रही हो? No, nothing, नहीं। nothing of that sort. Yeah, because it's good to have that discussion. एक देखिए, सेलेक्टर्स में ना, सिलेक्शन कमेटी जो होती है, उनका काम होता है हेल्दी डिस्कशंस करना, तभी तो आप सही डिसीजन लेंगे, जो कि हर मीटिंग में होता है। अभी भी हो रहा होगा, हमारे ज़माने में होता था, हमारे पहले भी होता था। सर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और आईपीएल में जिस तरह की पैसों की बारिश होती है, आपको लगता है खेल भावना में फर्क पड़ता है इस चीज़ को लेकर? पढ़ना तो नहीं चाहिए, और अगर पढ़ रहा है तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है ना कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो बनाया गया, इसी वजह से बनाया गया है ना, कि अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में का हिस्सा है तो फिर आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। अलग अलग ग्रेड्स बनाए गए हैं, उस ग्रेड्स में आप और भी उन्नति कर सकते हैं, और भी आप पैसा बढ़ा सकते हैं, जो मेरे ख्याल में ज़रूर होगा। एक साल के अंदर हो जाना चाहिए। मैच फीस और बढ़ जाएगी, या फिर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो राशि दी जाती है उसमें भी हो सकता है कि बढ़ोतरी हो जाए। पर आईपीएल एक अलग रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से चलता है। वो एक फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है। वहाँ पर जो रेवेन्यूज़ आते हैं टीम्स को, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है रेवेन्यू मॉडल, और इस वजह से जो प्लेयर्स को जो फीस मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं। पर अच्छी बात है ना, अंत में पैसा तो प्लेयर्स को ही मिल रहा है ना। अच्छा, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, और सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही बोलता है। अब कई सारे ऐसे फैन पेजेस हैं जिसमें मिलियन फॉलोअर्स आप विराट कोहली के देखेंगे, रोहित शर्मा के देखेंगे, शुभमन गिल के देखेंगे। तो आपको लगता है कि ये भी एक प्रेशर का इनडायरेक्ट पड़ता है प्लेयर्स पे, और या फिर ये प्लेयर्स का ध्यान हटाता है गेम से? इसीलिए आज के ज़माने में मैंने कहा ना कि प्लेयर को बहुत ही स्ट्रांग होना होता है। जो आउटसाइड नॉइजेज़ हैं, जो सोशल मीडिया की बातें हैं या मीडिया की जो बातें हैं, उनको आप किस प्रकार से लेते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं जो उससे बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्टेड हो जाते हैं, और फिर वो उनका जो फोकस होना चाहिए खेल के ऊपर, वहाँ से हट जाता है। अगर आप जो सोशल मीडिया में बातें हो रही हैं आपके बारे में, जो मीडिया में आपके बारे में बात हो रही है, मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ, अगर आप उससे इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना अपने आप को दूर रखें इन सब चीज़ों से, तभी आपका काम और हल्का होगा। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कर पा रहे हैं। बहुत बार आपने भी सुना होगा ना कि सोशल मीडिया से उन्होंने एक तरह से अब वो देखते नहीं है, चेक नहीं करते हैं, वहाँ से दूर कर लिया है। इसीलिए तो MS धोनी अभी भी उनके पास फ़ोन भी नहीं रहता है। वो ना तो वो ट्विटर पे हैं, ना तो वो इंस्टाग्राम पे हैं। तो इस तरह के कई ऐसे प्लेयर्स हैं लेकिन ये तो जो डिसाइड करते क्रिटिसिज्म हैं। की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सुना है कि सिलेक्टर्स का मीडिया या बीसीसीआई का फेवरेट भी बनाया जाता है। मतलब PR बिल्ड किया जाता है। जैसे ये भी सुनने में आता था कि जिस तरह से पूरी येलो जर्सीज पहन के हर मैच में आप देखिए MS धोनी, मैच कोई भी हो लेकिन पीली जर्सी हर जगह दिखती थी। ये PR का भी बहुत बड़ा खेल है। ये मतलब सोची समझी रणनीति होती है कि मीडिया या बीसीसीआई का फेवरेट बनाया जाए। बीसीसीआई को तो नहीं, ये तो IPL की बात आप कर रही है। तो उनकी जो टीम है CSK का काम है ना, उनकी एक PR टीम है। वो चाहते हैं कि ढेर सारे सपोर्टर्स आएँ मैदान पे, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो बिल्डअप किया जाता है। क्योंकि अब हर एक IPL की टीम को पूरी इजाज़त है कि आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएं जो आपके लिए सक्सेसफुल हो। और CSK को ये लगता है कि MS धोनी को जो फ़ैन बेस उन्होंने बिल्ड किया है, उससे उनके ब्रांड को फ़ायदा मिल रहा है। आपने ब्रांड वैल्यू की बात की, उससे टीम का ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, और यही वो करते आ रहे हैं। अब विराट कोहली के लिए तो किया है RCB ने, MI के लिए या रोहित शर्मा के लिए MI ने भी किया है। तो हर टीम की सोच अलग अलग होती है ना। तो वो ईच टू हिज ओन। तो ऐसे कौन से 2 प्लेयर्स हैं, या फिर एक, अगर आप नाम लेना चाहें तो? आप नाम नहीं लेंगे वैसे, जो आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन मौके उनको मिल रहे हैं इंडियन टीम में? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिलेक्टर्स ना बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं। क्योंकि मेरे पास ये अनुभव है कि कई बार हम ये कहते हैं ना कि अरे इस प्लेयर को ज़्यादा मौका मिल रहा है, उस प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा है।
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि कई बार सिलेक्टर्स को ये लगता है कि इस खिलाड़ी के अंदर उनको वो प्रतिभा नज़र आती है, वो टैलेंट नज़र आता है, वो स्किल सेट नज़र आता है, और इसीलिए उस खिलाड़ी को लंबे समय तक मौका मिलता है, अन्य खिलाड़ी को नहीं मिल पाता है। अब जैसे सरफराज खान को अगर हम ले लें, मुझे लगता है उनको और मौका मिलना चाहिए, पर चयन करता हूँ कि सोच अलग है। अभिमन्यु ईश्वरन को के बारे में मुझे लगता है कि नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए, इतने सालों से वो खेलते आ रहे हैं, कैप्टन बना दिया उनको ना, अभी इंडिया ए का कैप्टन बनाया है, पर अब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनको आना चाहिए उनकी जगह पे। अब चयन करता उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, पिक करेंगे नहीं पिक करेंगे, वो अलग बात है, पर ये मेरी सोच है कि जितना वो परफॉर्म करते आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। अब क्यों नहीं मिल रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये कब तक देखा जाता है? क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी लगा था कि शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा मौका दिया जाता है। क्योंकि शुभमन गिल स्पेशल प्लेयर है, इसीलिए उनको मौका मिल रहा है। और कई ऐसे प्लेयर्स हैं पहले भी जिनको बैक किया गया है, उनका इनिशियल जो डेज है उतना अच्छा ना हुआ हो, पर उनको बैक करने की वजह से ही आपको ये पता है कि दिलीप वेंगसरकर ने अपने पहले 20 टेस्ट इनिंग्स में एक भी शतक नहीं लगाया था, और उसके बाद जो उनका करियर जो शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 100 टेस्ट मैचेस ज़्यादा वो खेल चुके हैं और कप्तानी की है उन्होंने इंडिया के लिए, एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी बनकर वो उभरे। तो इस तरह के निर्णय कई बार जो सेलेक्टर्स हैं वो लेते हैं, और चाहे वो शुभमन गिल के लिए हो या फिर किसी और खिलाड़ी के लिए क्यों ना हो। केएल राहुल, अलग अलग फेज आता है ना खिलाड़ी का। अब सौरव गांगुली ने अपने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया, वीवीएस लक्ष्मण ने अपने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया, ना तो उन्होंने अर्धशतक लगाया, पर कितने बड़े खिलाड़ी हो गए। मैं बैटर्स की बात कर रहा हूँ। आज के ज़माने में अगर हम देख लें तो रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया था, विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में शतक नहीं लगाया था। उस तरह से अलग अलग करियर खिलाड़ियों का रहता है, पर अंत में इसीलिए तो आप सिलेक्टर बनाए जाते हैं कि आप उसको स्पॉट करें वो टैलेंट को और आप उसको बैक करें। अच्छा, आईपीएल सिर्फ पैसों और ग्लैमर का ही एक जरिया रह गया है या फिर इससे क्रिकेट को भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ग्रोथ मिली है? अगर क्वालिटी नहीं होगी आईपीएल में ना तो फिर ये टूर्नामेंट चलेगा नहीं। क्वालिटी एज इन मतलब प्लेयर्स की या फिर ग्लैमर की क्वालिटी? नहीं, प्लेयर्स की क्वालिटी, कंपटीशन की क्वालिटी, वो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और इसीलिए एनएफएल के बाद ये सबसे वैल्यूबल टूर्नामेंट हो गया है। अगर हम वैल्यूएशन करेंगे ना तो ये एनएफएल जो नेशनल फुटबॉल लीग होती है यूएस में, उसके बाद ये नंबर 2 पर है, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप निरंतर इसमें क्वालिटी पाएंगे। और इतना आसान नहीं होता है एक टूर्नामेंट चलाना, और इस प्रकार के रेवेन्यू के साथ तो तभी पॉसिबल है जब खिलाड़ी जी जान से मेहनत करते हैं। ज़्यादा मेहनत लगती है आईपीएल में? प्रेशर ज़्यादा रहता है, अलग किस्म का प्रेशर रहता है। आईपीएल टीम का प्रेशर रहता है, उनको पता है अगर आप परफॉर्म करेंगे तभी तो नेक्स्ट ईयर आपका चयन होगा, तभी तो नेक्स्ट ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं तो वो तो टीम के ऊपर निर्भर करता है, वो आपको रिलीज़ कर सकते हैं। फिर आपको दूसरी टीम ले ना ले ये किस पे डिपेंड करता है? आपको परफॉर्मेंस के ऊपर ही ना। अच्छा, आज के दौर में आप खेल रहे होते तो किस टीम के साथ जाते हैं? किसी भी टीम में, आईपीएल में किसी भी टीम में आपको मिल जाए ना। फिर भी फेवरेट टीम? फेवरेट टीम तो मेरी इस समय सीएसके है, एमआई है, ये 2-3 टीम। केकेआर जो कि मेरी जगह है, मैं बंगाल से खेल चुका हूँ, तो केकेआर भी एक फेवरेट टीम है। और इस बार किसके चांसेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं जीतने के? मुझे लगता है कंपटीशन को ग्रो करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आरसीबी भी जीत ले, इतने सालों से वो मेहनत कर रहे हैं। विराट कोहली ने अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब कुछ तो उनको मिलना चाहिए, भगवान भी तो कुछ देगा। हो सकता है कि ये सीज़न हो जो आरसीबी को इस बार एक देन समझ के दे दिया जाए, और टीम भी अच्छा कर रही है, उनकी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो शानदार फॉर्म में है। वैसे इस बार एस्ट्रोलॉजर्स भी यही कह रहे हैं कि कह रहे हैं आरसीबी जीतेगी। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, सही है। इससे बढ़िया फेवरल क्या हो सकती है? विराट कोहली हालांकि टेस्ट से भी फेवरल ली है, लेकिन चलिए अच्छी फेवरल हो जाएगी। अच्छा, अगर हम सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे, आपके ज़माने में अगर कोई प्लेयर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता, या जैसे हम शिखर धवन को देखते हैं, हार्दिक पांड्या को देखते हैं, श्रेयस अय्यर को डांस करते हुए देखते हैं, तो ऐसा कौन सा प्लेयर होता जो आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा स्टार होता? अजय जडेजा। जडेजा के अंदर वो सारी खूबियाँ थी जो आजकल के खिलाड़ियों में नज़र आती हैं। वो हैप्पी गो लकी, वेरी फियरलेस, वेरी गुड क्रिकेटर, और बहुत ही मज़ाहिया पर्सन, सबके साथ मिलना जुलना। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता।
अजय जडेजा। हाँ और कौन था हमारे ज़माने में? बहुत सारे प्लेयर्स थे। मतलब अब ये अगर राहुल द्रविड़ और वीवीएस भी एक्टिव रहते मीडिया पे जिस तरह से आज के क्रिकेटर्स हैं तो वो भी काफ़ी फेमस रहते। कामली भी हो सकते थे हाँ ना, विनोद कामली भी, हाँ विनोद सही कामली। नाम लिया आपने, हाँ विनोद कामली, हाँ, oh वो भी yes, oh happy yes, go lucky हाँ kind। लवली मैन। हाँ या आजकल कहाँ है वैसे उनकी, वो भी ठीक है वैसे पूछ रही जहाँ तक खबर आ रही है उनके दोस्तों से मुंबई में जो रहते हैं अभी वो स्टेबल हैं और मेरी भी दुआ उनके साथ है कि वो खुद खुश रहें और परिवार उनका सुखी रहे। सर ये जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हम विराट कोहली का देखते हैं, ऐसे जहन में भी ये सवाल आ गया, विराट कोहली का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, एग्रेशन से एकदम आप काम हो गए, आप वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर प्रेमानंद जी के सामने बैठते हैं, अच्छी बात है सर। और एक दौर हम वही मतलब अब कामली जी को भी देखें अगर, तो ऊपर से नीचे आना, क्या वो ग्लैमर, वो लाइमलाइट से दूर होना, इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं? पड़ता है तमन्ना, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए वो एक स्पेशल इंडिविजुअल होता है जो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके लिए कला चाहिए आई गेस। हाँ उसके साथ साथ सही इन्वायरमेंट चाहिए, फैमिली चाहिए जो आपको हेल्प करे इसको, इन चैलेंजेस को या फिर इतने ज़्यादा फेम को एक्सेप्ट करने के लिए। आपके दोस्त वैसे होने चाहिए, उस प्रकार का सर्कल होना चाहिए, कई सारे फैक्टर्स हैं। और इंडिविजुअल भी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना आसान है पर उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए विल पावर चाहिए, उसके लिए सैक्रिफाइस चाहिए, तभी तो आप मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिल जाती हैं और उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उनको एब्जॉर्ब करना और फिर आगे बढ़ते रहना और निरंतरता के साथ उस पर काम करना आसान होता नहीं है। और ना ही क्रिकेट में, कई ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में भी। ताज़ा एग्जांपल यशस्वी जायसवाल का ले लीजिए आप, पृथ्वी शॉ का ले लीजिए। नहीं यशस्वी जायसवाल तो अभी भी अच्छा कर रहा है। नहीं खेल अच्छा रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अभी खबरें आ रही थी उनकी अपने कोच से नहीं बात होती है, उनसे नहीं बनती है। उसके बारे में मुझे जानकारी मिली नहीं, पर जब तक वो मैदान के नहीं अंदर अपना सारा खेल अच्छा रहे डेडिकेशन हैं, के साथ दिखा रहे लेकिन हैं, पृथ्वी शॉ से तो अच्छी अच्छा कोई बात है प्लेयर अगर आप देखें तो उनका परफॉर्मेंस भी तो नहीं हो पा रहा था परफॉर्म, लेकिन अंत में बेंचमार्क जो है ना परफॉर्मेंस ही और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस एटीट्यूड की। यशस्वी जायसवाल की कितनी ही उम्र है सर, छोटी उम्र के, अभी तो करियर शुरू ही है एक तरह से, लेकिन अभी अगर आपके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? पर ये हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ये सब तो मीडिया की बातें हैं ना। सर उनके अब उनके कोच खुद अंदर बता जिंदगी में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी है नहीं ना, तो मुझे लगता है कि वहीं तक छोड़ देनी चाहिए। अगर वो इफेक्ट हो रहा है उनको परफॉर्मेंस पर और फिर खबरें हमारे सामने आ रही हैं, कुछ एविडेंस आ रहा है, तो अलग बात है। अच्छा आजकल क्रिकेटर्स छुट्टी भी बहुत ले लेते हैं, खराब फॉर्म हो तो चोट के नाम पर छुट्टी मिल जाती है। हाँ नहीं अब नहीं मिलती है, नहीं सर अब मिलती है। बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है बीसीसीआई। ये ज़माना था 3-4 साल पहले जो ऐसा होता था। हाँ अब जो भी खिलाड़ी चोटिल होता है उसको, जो हमारी एकेडमी है, मुझे लगता है उस जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है बैंगलोर में, वहाँ पे सबको जाना पड़ता है, रिपोर्ट करना होता है, वहाँ पर बाज़ाब्ता उनका टेस्ट होता है, एवेलुएट किया जाता है फिटनेस लेवल्स को, उसके बाद उनको रिहैब पे लगाया जाता है। तो अब कोई भी खिलाड़ी, खास करके ऐसे प्लेयर जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, कि वो एक तरह से बीसीसीआई के एम्प्लॉयज़ हैं। सर पहले तो हम नहीं सुनते थे इतनी ज्यादा चोटें लगती हैं इतना, अब तो हर किसी को चोट, हार्दिक पांड्या देख लीजिए, शमी देख लीजिए सर, उस समय नहीं था ना, इसीलिए। सर मतलब आप खेलते रहते थे, जिंदगी बदल रही है। नहीं मुझे लगता है जिंदगी बदल रही है, जिस तरह से लाइफ इवॉल्व कर रही है, हर गेम इवॉल्व कर रहा है ना। अब पिछले ज़माने से हम लोग क्यों तुलना करते हैं, अलग अलग एराज है। मेरा सवाल वही है कि छुट्टी खराब फॉर्म की वजह से मिलती है कि चोट लगने की वजह से मिलती है? नहीं, खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर कर दिया जाता है और आपको ब्रेक मिलता है सिर्फ फिटनेस के लिए ही। कई बार प्लेयर्स खुद चाहते हैं कि उनको ब्रेक मिल जाए, वो अलग बात है। और ये सीरीज जो स्किप करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में, वो भी डिसाइड करता है, जो टीम मैनेजमेंट है वही डिसाइड करता है कि वर्कलोड आपका उतना है कि नहीं। अच्छा तो वो कैसे ये पैरामीटर्स इंडिविजुअल होते हैं? प्लेयर्स, उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, और सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक हो गया है। स्पोर्ट्स साइंस की वजह से बहुत आसानी हो गई है इवैल्यूएट करने में, जज करने में, फिटनेस लेवल्स प्लेयर का कहाँ तक है, कितना और वो अचीव कर सकता है। अच्छा तो हम लोग मतलब ऐसे ही बोल देते हैं सारी चीज़ें, हाँ इसीलिए बोलने के पहले सोचना चाहिए ना। तो क्या मतलब फिर भी वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे आप पैरामीटर्स पे डिसाइड करते हैं, कितने मैचेस खेले, ये सब कितना वर्कलोड है, हाँ कितने मैचेस आपने खेले हैं, कितनी बॉलिंग की है आपने, कितने सेशंस आपने मैदान पे लगाए हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं बाज़ाब्ता। एक साइंटिफिक तरीके से आपको इवैल्यूएट किया जाता है। अब तो वेरिएबल
फिटनेस ट्रैकर्स पहन के प्लेयर्स खेलते हैं, तो आपके लेवल्स कितने हैं, कितना आप एक्सर्ट कर रहे हैं, आपके कौन से एरिया में कितना प्रेशर बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मतलब हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मोहम्मद शमी मुझे बड़े पसंद है एज अ बॉलर। अब चोट की बात आई है, उनको वर्ल्ड कप के दौरान चोट लगी, उसके बाद भी उन्होंने अभी परफॉर्म किया रिसेंटली, अच्छा परफॉर्म किया। आगे भी चांसेस हैं? परफॉर्म जितना करना चाहिए उतना उन्होंने किया नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स इस बार ज़रूर सोचेंगे उनके फिटनेस के बारे में कि क्या जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है वो फिटनेस लेवल्स की वजह से नहीं हो रही है या फिर उसके पीछे कोई और कारण है। क्योंकि मोहम्मद शमी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एक मैच विनिंग परफॉर्मर रहे हैं भारत के लिए, और जब जब उन्होंने खेला है इंडिया के लिए, वो एक प्राइम बॉलर रहे हैं। और इस समय मोहम्मद शमी की ज़रूरत है, पर एक फिट मोहम्मद शमी की ज़रूरत है जो मोर देन 100% दे पाए अपने टीम के लिए। अगर उतना नहीं दे पाएंगे, बात या फिर डिस्कशन इसी पे होगा। सर, जैसे अब कई सारी चीज़ें बदली हैं, है ना? थर्ड एम्पायर से अब DRS आ गया। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें जो हैं वो अंपायर को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट घटाती है या फिर ज़्यादा करती है? अंत में मुझे ये लगता है ना कि करेक्ट डिसीजन का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और वो बढ़ता आ रहा है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा लाभ हुआ किसको? प्लेयर्स को हुआ है। अंपायर्स की इज्जत, अगर उनके करेक्ट डिसीजन उन्होंने सही लिए हैं तो अपने आप बढ़ेगी। और अंपायर की इज्जत बढ़ती है किस तरह से आप मैच को कंडक्ट कर रहे हैं, आप किस तरह से प्लेयर्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं, आप मैच को कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं, क्या आप प्लेयर के स्टेटस से डिसाइड करते हैं आपका बिहेवियर, या फिर सबको आप इक्वली ट्रीट करते हैं कि नहीं। इज्जत आपकी तब बढ़ती है। उसके साथ साथ आप करेक्ट डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। टेक्नोलॉजी है वहाँ पर आपकी मदद के लिए, आप बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के आप ले लीजिए। टेक्नोलॉजी बनाई गई है उसी के लिए, और एंड में अगर टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है करेक्ट डिसीजन मेकिंग में तो बहुत अच्छी बात है। और ये जितने सारे नए नए टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसका विजन यही है कि करेक्ट डिसीजन मिलना चाहिए ताकि प्लेयर्स को फ़ायदा मिले और क्रिकेट फैंस को फ़ायदा हो। सर, आने वाले अब टेस्ट में आप देखिए, अब क्योंकि 2 दिग्गज तो हमारे रिटायर्ड हो गए, आपको लगता है कि अच्छी टीम हमारे पास है, लेकिन चैलेंज भी उतना ही रहेगा इस टीम के पास, क्योंकि आपको वो लीगेसी कैरी फॉरवर्ड करनी है, आपको वहाँ तक अपने आप को साबित करना है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या फिर मेरे में उतना पोटेंशियल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, तभी तो मज़ा आने वाला है ये क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट है इस नए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल की, और इंग्लैंड एक चैलेंजिंग प्लेस रहती है। वहाँ पर ख़ास करके बैटर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी अलग किस्म की आपको करनी होती है। और हमारे पास ऐसे कई सारे यंग प्लेयर्स हैं जिनके अंदर वो स्किल है, जिनको अनुभव है इंग्लैंड में खेलने का भी। उम्मीद उन्हीं के ऊपर लगी हुई है, चाहे वो शुभमन गिल हैं, KL राहुल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, या कोई भी नया खिलाड़ी जिसका चयन होता है, यशस्वी जायसवाल हो गए। इस तरह के प्लेयर्स को जो मौका मिलेगा अब उनके ऊपर निर्भर करता है इस लेगेसी को और आगे लेकर जाना, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर टेस्ट क्रिकेट बहुत ही डिमांडिंग फॉर्मेट है, और इसीलिए ये एक चुनौती तो ज़रूर पेश करेगा ये इंग्लैंड टूर भारत के प्लेयर्स के लिए और टीम के लिए। कितना आश्वस्त था आपकी? मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी टीम जो भी बनेगी उनके अंदर वो प्रतिभा है, वो क्योंकि सिर्फ इंडिया के साथ ही ट्रांजिशन नहीं हो रहा है ना, हर एक टीम के साथ ये हो रहा है। और ये तो एक दस्तूर है, ये जो ट्रांजिशन होना। एक ज़माना था जब सचिन तेंदुलकर चले गए, राहुल द्रविड़ का करियर ख़त्म हो गया, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, उसके बाद भी तो प्लेयर्स आए ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, कितने सारे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। अब इनका दौर ख़त्म हुआ तो नए प्लेयर्स आएंगे। हाँ, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेरा फेवरेट राउंड रैपिड फायर राउंड। सबसे टफ बॉलर आपने जिसका सामना किया हो? मैंने सामना किया है सबसे टफ बॉलर एलन डॉर्नल। विकेट कीपिंग ग्लव्स या माइक, आजकल किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है? नथिंग टू बीट विकेट कीपिंग और बैटिंग उसके साथ साथ, वो भी इंडिया के लिए। आज भी करते हैं? नहीं, अब तो नहीं, अब तो बहुत ज़माना हो गया। एक टीममेट जिनके साथ सबसे ज़्यादा हंसी मजाक होता है? मेरे साथ बचपन से एक खिलाड़ी है जो साथ साथ रहा है, सुब्रतो बैनर्जी। इस समय वो नेशनल सेलेक्टर है। हम लोगों ने बिहार के लिए खेलना शुरू किया राइट फ्रॉम अंडर 15, काफ़ी लंबे समय तक साथ साथ खेला डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके साथ बड़ा मज़ा आता है, बचपन का दोस्त है इसीलिए।
क्रिकेट के रूल्स में एक चीज बदलनी हो तो क्या बदलेंगे? क्रिकेट के रूल्स में वेरी टफ कॉल। मुझे लगता है कि वो थोड़े, मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए तो कई सारे डिसीजंस अब फेवर में आ रहे हैं। थोड़ा बहुत बैटर्स के लिए मुझे लगता है कि वो DRS की वजह से ना थोड़ा बैटिंग ज़्यादा मुश्किल हो गई है। वहाँ पर मैं उतना मैं सोच नहीं पा रहा हूँ इस वक्त। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अलाउंस मिलनी चाहिए। रोहित शर्मा से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने नहीं पूछा था मतलब तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि जो 6 होता है जैसे वो मारते हैं तो वो अगर ज़्यादा जाता है, ज़्यादा दूर 12 जाता है मिल तो जाए। उसको क्योंकि इतना आसानी से छक्का लगाता था ना, इसीलिए। एग्जैक्टली। किसी यंग प्लेयर को देख के सोचा है कि ये तो मुझे मेरी याद दिलाता है? मुझे कीपिंग के विकेट कीपर बैटर के रूप में जो गट्स नज़र आता है या फिर जो निरंतरता नज़र आती है ना, वो मुझे कुछ हद तक वो ध्रुव जुरेल एक नया खिलाड़ी है ना, सर मेरे को बहुत हाँ पसंद वो है, मुझे मेरे को पसंद बहुत आता है। अब इसकी बैटिंग जो टेक्निक है ना, बहुत अच्छी है। बहुत अब पसंद मेरी है। उतनी अच्छी नहीं थी, पर जो डिटर्मिनेशन के साथ ये मैदान में उतरता है ना, मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा, आपने जब सरफराज का नाम लिया मैं ध्रुव जुरेल का नाम लेने लगी थी, लेकिन मुझे लगा मैं हर एपिसोड में कभी मेरा क्रिकेट हो मैं ध्रुव जुरेल को जरूर ले आती क्योंकि हूँ। वो उस खिलाड़ी के अंदर बहुत अच्छा स्किल है। और उसके बहुत साथ ग्राउंडेड साथ है। काम रहता है वो खिलाड़ी। Exactly, वही। कीपिंग भी अच्छी है, उसके साथ साथ बैटिंग बहुत ही अच्छी करता है। वो लगता है कि मतलब मेहनत करके आया है, हर कोई मेहनत करके आया है। खैर, सबसे बोरिंग टीम मीटिंग किस कोच के अंडर होती है? नहीं, वो एक ज़माना था जब हमारे पास हमारे टीम में ना कोच नहीं होते थे, वो मैनेजर हुआ करते थे। अच्छा। तब उस समय की जो मीटिंग हुआ करती थी बस चलती रहती थी आधा घंटा पे, उसमें कुछ बात होती थी नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनती थी। तो उस तरह की मीटिंग्स कई बार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। ये हर ऑफिस का हाल है, वो हर मीटिंग में हाँ, होता ना? है। हाँ, ट्रू। और फेवरेट स्टेडियम, क्राउड या एनर्जी के ओ हिसाब ईडन से? गार्डन्स, नो डाउट। बिना सोचे धोनी या द्रविड़ कैप्टेंसी में किसके अंडर खेलना पसंद करेंगे? बिना सोचे किसकी कैप्टनसी में? मतलब धोनी या द्रविड़? मैं प्रेफर करता राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, क्यों? क्योंकि हम दोनों की सोच कुछ हद तक, चलिए स्किल में तो बहुत फर्क था पर दोनों जिस तरह से क्रिकेट को इवैल्यूएट करते हैं, क्रिकेट को जज करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत समानताएं हैं। इसी वजह से धोनी का अलग अंदाज था कप्तानी करने का, उनका अंदाज एकदम विभिन्न था। पर इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी स्किल। कौन सा कमेंटेटर सबसे फनी लगता है? सबसे फनी शेरी के साथ बड़ा मज़ा आता है कमेंट्री करने में, हाँ, क्योंकि उसका अंदाज अलग है, साथ साथ करने में थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती रहती है। जाट भी करता है हमारे साथ, बड़ा मज़ा आता है उसके साथ भी। एक दूसरे का जब तक मांजरेकर अनदर पर्सन, कमेंट्री में ना थोड़ा बहुत अगर आप कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना के रखें ना, हंसी मजाक होती रहती है, एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं तो मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जो सुन रहे हैं, जो फैंस हैं, उनको भी अच्छा लगता होगा। हाँ, अच्छा लगता है। कि ज़्यादा सीरियस होने में ना, नहीं। गेम तो सीरियस है, उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमेंट्री करते समय आप गेम को फ्रिवलेस कर दें या फिर मतलब खिलवाड़ कर दें, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। पर आपस में एक कॉन्वर्सेशन के रूप में आप जितना भी लाइट रखेंगे ना, तब और मज़ा आता है। अभी उन्होंने किया था एक दो सिद्धू जी ने एक दो जगह किया था, माल बैठा है और अच्छा, बॉल ऐसा लग रहा है दुबई से उड़ के यहाँ आई है, गुरु आज तो मजा आ गया गुरु। तो अच्छा है, अच्छी लगती है उनकी कमेंट्री वैसे। एक क्रिकेटर जिनकी ड्रेसिंग सेंस से आप जेलस हैं या फिर बहुत इम्प्रेस हैं आज के ज़माने में? आज के ज़माने में भी और एक पिछले ज़माने का भी? उस वक्त तो ऐसे किसी की सोच थी नहीं। आई थिंक मनोज प्रभाकर जी का भी थोड़ा, मनोज के साथ मैंने जब समय गुजारा नहीं, सो आई रियली कांट से दैट। जडेजा बड़े कूल डूड थे। जडेजा वाज कूल, हाँ, उसका कुछ अलग सा था, उसका स्टाइल सेंस। सचिन वाज वेरी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ही वाज वेरी पर्टिकुलर, कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या पहनना है, थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस था वो। अच्छा। उस ज़माने में। आज तो सबके सब स्टाइलिस्ट है। विराट का अलग ही स्टाइल है, रोहित का अलग स्टाइल है, ये शुभमन गिल को देख लीजिए, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रिंस ना। प्रिंस, हाँ, तो अब तो सबकी वैल्यू अलग हो गई है। आपको क्या कहा जाता अगर आप मुझे उस वक्त भी लोग बाबा कहते थे, आज भी बाबा ही कहते हैं। उस जमाने में जो हम खेलते थे ना, मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। अच्छा। मेरा निकनेम वही था, और आज भी जो मेरे दोस्त हैं उस जमाने के, सब मुझे उसी के नाम से बुलाते हैं। ग्रेट। आपके ख्याल से सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी?
इस वक्त अंडररेटेड, जैसे हम लोगों ने बात की ना ध्रुव जुरेल की, वो मुझे लगता है कि वो लंबे रेस का घोड़ा है। अगर उस पर मेहनत किया गया और अगर सही तरह से उसने अपने खेल पर काम किया तो फिर काफ़ी लंबे समय तक उसको हम देख सकते हैं। और ओवररेटेड? ओवररेटेड तो कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम लोग, नहीं, एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अगर आपको किसी से कुछ शेयर करना हो तो किससे सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं? मतलब कहते हैं ना 3 AM फ्रेंड। मेरे देखिए क्रिकेटिंग सर्कल में जैसे मैंने कहा, ये सुब्रतो बैनर्जी मेरा दोस्त है। क्रिकेट के बारे में सारी बातें हम लोग खुल मन से करते हैं। खेलते समय राहुल द्रविड़ अभी भी ऑलवेज अवेलेबल। विक्रम राठौर एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं जो इस समय राजस्थान रॉयल्स के साथ है। तो ऐसे चंद 3-4 प्लेयर्स हैं जिनको मुझे पता। अनिल कुंबले, अनदर गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वी कैन टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट, आई मीन वी कैन डिस्कस इट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी एक हिस्टोरिक मैच का पार्ट बनना हो तो कौन सा मैच है? 2011 वर्ल्ड कप। हाँ। वो क्या फेज था। वो फाइनल मैच जीतना मुंबई में अपने घर में इतने सालों के बाद। 1983 में तो हम लोगों ने खेलना शुरू किया था। वो तो एक तरह का सपना था जो हम लोगों ने साकार होते हुए देखा अपने आंखों के सामने, और उससे हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रोत्साहित हुए थे, और क्रिकेट को फिर हम लोगों ने सीरियसली खेलना शुरू किया था। तो एक ज़माना अलग था। पर 2011 बहुत सालों के बाद आया था, और एक ऐसा लम्हा था जो एक तरह से एच्ड हो गया है अब मेमोरी में। जिस तरह से हमारी टीम ने परफॉर्म किया था, सचिन तेंदुलकर के लिए एक तरह का वो उससे बढ़िया फेयरवेल और नहीं मिल सकता है जो उनको मिला था। मुझे लगता है कि उस समय सारे जो नेचर के फोर्सेस हैं ना, वो इंडिया के हक में थे। बिल्कुल। और उसको पूरा किया था भारतीय टीम ने। हम लोग एक चैनल में काम करते थे तो हमने भी मतलब हाँ, रात में हमने वो पोस्ट मैच पूरा किया। उसके बाद इंडिया गेट मतलब पूरा भरा हुआ है, लोग मतलब खिड़कियां खोल के झंडे लेके, वो अलग ही जज्बा होता है सर। और अगले दिन आप ऐसे छाती तान के खड़े होते हो, मतलब चल रहे होते हो कि यार बीइंग एन इंडियन इज बहुत ही प्राउड मोमेंट था। बहुत प्राउड मोमेंट होता है, बिल्कुल। और खिलाड़ी भी कितने अच्छे थे उसमें। मतलब चलिए हर टीम में खिलाड़ी अच्छे होते हैं, पर ऐसा लग रहा था ना कि सब लोग ये चाह रहे थे कि नहीं, इनके लिए इस बार विश्व कप जीत लेना चाहिए। और आज भी ये बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवराज सिंह याद आते हैं, वो पूरा दौर याद आता है जिस तरीके से उन्होंने मैच खेला। सचिन तेंदुलकर की आपने बात की, और वो पूरा सीन एकदम ग्राउंड का ताज़ा हो जाता है, क्या क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक है आपने। अब मैं चाहती हूँ कि शो का वाइंड अप आप करें, क्योंकि इतने तगड़े कमेंटेटर हमारे साथ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप करें। मैं इस चीज को थोड़ा सा आज रिलैक्स मोड में जाती हूँ। आप कीजिए आज मजेदार, शहरी पाजी जैसा कीजिए, आपने जैसा कीजिए। अरे वो शहरी को मैच कोई भी नहीं कर सकता है, तो आप उसका अलग अंदाज है। ये पॉडकास्ट को ख़त्म तो करना पड़ेगा, वो हम करने वाले हैं। पर ये एक ऐसी बात है ना, एक ऐसा पॉडकास्ट है जो फिर बहुत जल्दी हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। पर अब तक के लिए यहाँ पर बस इतना ही। बहुत ही शानदार ये पॉडकास्ट रहा है। तमन्ना जी के साथ बहुत ही मज़ा आया, और उम्मीद यही है कि आप सब लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये पॉडकास्ट जब आप देखेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए, तमन्ना जी के लिए भी। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, इस दावत के लिए, इस निमंत्रण के लिए अनेक धन्यवाद। नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्ते जी, चक दे फटे 90 के लिए। Thank you, sir. Thank you. Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.